एक इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको मालवा के पठार के बारे में बताया था और मालवा के पठार के अलावा हमने बताया था बुंदेलखंड के पठार के बारे में। दो पठारों के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि मध्य प्रदेश को भौगोलिक रूप से 7 भागों में बांटा जाता है और जिसमें सबसे बड़ा मालवा का पठार है और सबसे छोटा जो पठार है वो पूर्वी पठार या बुंदेलखंड का पठार है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो अगला पठार की अगर बात करें तो वो मध्य भारत का पठार है और यह पठार हमारे मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा को निर्धारित करता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा मध्य भारत के पठार से लगी हुई है और ये साथ में पश्चिमी सीमा भी बनाता है। इसके अलावा मध्य भारत का जो पठार है हमारा गंगा यमुना का जो एरिया है, गंगा यमुना का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत ये आता है। इसके अंतर्गत आपके शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, रतलाम, मंदसौर, राजगढ़ आदि जिलों को इसमें शामिल किया जाता है। इसकी जो हमारा मध्य भारत का पठार है इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है यहाँ से चंबल नदी होकर बहती है और चंबल नदी की वजह से पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मिट्टी का जो अपरदन है वो इसी पठार में होता है, सबसे ज्यादा। और मिट्टी का अपरदन यहाँ चंबल नदी द्वारा किया गया है और जो चंबल नदी अपरदन करती है उसको अवनलिका अपरदन कहते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत बड़े बड़े खड्डे बन गए हैं जिसकी वजह से वेटलैंड भूमि यहाँ पर हो गई है और गली अपरदन, अवनलिका अपरदन, वेटलैंड भूमि इस प्रकार की यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है। क्योंकि गंगा यमुना की वजह से यहाँ जलोढ़ मिट्टी भी पर्याप्त मात्रा में मिलती है। जलोढ़ मिट्टी की वजह से चूंकि उपजाऊ मिट्टी होती है इसीलिए यहाँ पर सरसों बहुत ज्यादा उत्पादित होती है। तो हमारे देखा आपने कि सरसों जिला मुरैना है हमारे यहाँ और मुरैना इसी भाग का हिस्सा है। सरसों सबसे ज्यादा क्योंकि ये हमारे समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर है इसीलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और बहुत ज्यादा सर्दी भी पड़ती है। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर की अगर बात करेंगे तो सर्वाधिक वार्षिक तापांतर हमारे इसी पठार में होता है। सबसे ज्यादा तापांतर, सबसे ज्यादा गर्मी, सबसे ज्यादा सर्दी भी इसी में होती है। इसके अलावा यहाँ चूंकि वर्षा मात्र 55 सेंटीमीटर के आसपास होती है इसीलिए यहाँ पर शुष्क और कटीले वन पाए जाते हैं। तो ये हमारे मध्य भारत के पठार की प्रमुख विशेषता है। अब हम बात करते हैं हमारे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार जो है वो पूर्वी पठार जिसे कहते हैं या बुंदेलखंड का पठार कहते हैं। छत्तीसगढ़ के पश्चात जो हिस्सा बचा हुआ है मध्य प्रदेश में वो इसके अंतर्गत आता है। इसमें सीधी, शहडोल, सिंगरौली, अनूपपुर, थोड़ा सा मंडला, बालाघाट ये वाले जिले इसमें आते हैं। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये खनिज भंडार की दृष्टि से बहुत ही संपन्न पठार है। यहाँ कोयला हो, मैग्नीज हो, तांबा हो बहुत ज्यादा मिलता है। मतलब खनिज संपन्न पठार है, ऊर्जा की दृष्टि से संपन्न पठार है। ऊर्जा राजधानी अगर बात करते हैं तो यहीं पर अपन को मिलती है और ये गोंडवाना चट्टानों से बना हुआ पठार है। यहाँ पर चूंकि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं होती, लेकिन चूंकि ऊर्जा बहुत ज्यादा है तो पानी की सुविधा यहाँ पर बहुत ज्यादा है। इसीलिए आप देखोगे बालाघाट मंडला में चावल बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ की मुख्य खाद्यान्न फसल अगर बात करेंगे पूर्वी पठार की, बुंदेलखंड के पठार की, तो वो चावल ही है। ठीक है। इसके अलावा क्षेत्रफल की बात करें तो मात्र 7% पूरे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल इसके अंतर्गत आता है। और हमारे इसी पठार से यहाँ पर अमरकंटक पर्वत है और अमरकंटक पर्वत से दो महत्वपूर्ण नदियां मध्य प्रदेश की निकलती हैं। एक है नर्मदा नदी और दूसरी है सोन नदी। साथ ही एक छोटी सी नदी जोहिला नदी भी अमरकंटक पर्वत से ही निकलती है। इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश के बारे में आपको कल दो पठारों के बारे में बताया था और आज हम दो पठारों के बारे में बता रहे हैं। इसके अलावा जो 3 पठार बचे हुए हैं जिसमें आपका ये सतपुड़ा मैकल पर्वत श्रेणी और ये आपका नर्मदा और इधर आपका ये रीवा पन्ना का पठार, ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे।